जय हिंद साथियों। ये हमारी जीके की चौथी क्लास है और ये चौथा टॉपिक हमारा है। पहले हम लोगों ने भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था पढ़ ली है। अभी हमारा पर्यावरण है। इसके अलावा हम लोग केवल अब संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत, ये 5 हमारे जो मेन टॉपिक हैं, इन पर हम लोग जीके पढ़ेंगे और इस पर हम लोग बेस के साथ साथ करंट को भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनके दोनों के करंट और बेस के प्रश्न आते हैं। एक हमारा संविधान की भी मैं एक क्लास अभी लिया नहीं हूँ, वो मैं एक अलग से लूंगा। तो ये हमारा छठवां ये वाला जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का ये भाग होता है भूगोल का। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए और पर्यावरण के प्रभावों को, जो नुकसान हो रहा है उनके प्रभावों को देखते हुए ये टॉपिक एक अलग से शामिल किया जाता है। और विशेष तौर पर बेसिक पर तो हमारे आरटीजीएसयू का जो स्तर है उस पर तो बेस भी पूछ सकते हैं और इसके करंट के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो हम लोग उसी आधार पर अपनी तैयारी जारी रखेंगे। इसके अलावा हमारा कला एवं संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत और एक होता है हमारा संविधान। तो ये हमारे 6 पूरे जीके के जो मेन हमारे कोर सब्जेक्ट है उस पर हम लोगों की पूरी हो जाएगी। फिर इसी सारी 2-3 क्लासों में सारे हम लोग बेसिक और साथ में करंट कवर कर लेंगे। तो अब इसके अलावा हम लोगों की एक क्लास चलेगी प्रतिदिन, जो हमारे 6 हमारे सब्जेक्टों पर हैं, और एक उसी के साथ हमारी करंट की चलेगी और उसी के साथ एक हमारी साइकोलॉजी की। तो मेरी कोशिश होगी कि कल से तीनों क्लास है ये हमारी परमानेंट होने वाली है। तो जितने भी साथी हैं वो परमानेंट चलेंगे। पृथ्वी को कितने भागों में या कितने मंडलों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को 3 मंडलों में, मुझे लगता है सभी को पता होगा, वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल। लेकिन इनको भी कई स्तरों में बांटा जाता है। कौन से हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम लोग केवल वो समझेंगे, ज्यादा गहराई में जाने में हम लोग थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कहलाती है, ऊपरी परत कहलाती है क्रस्ट। ये क्रस्ट हमारा जो ऊपर का ठोस भाग है, जहाँ पर हमारे महाद्वीप महासागर फैले हुए हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं। शायद ये हम लोगों को पता होना चाहिए। पृथ्वी को जलीय ग्रह क्यों कहा जाता है? जलीय ग्रह इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पानी की अधिकता है। ठीक है। स्वच्छ जल का सबसे बड़ा स्रोत है ये वर्षा जल है। और इस प्रश्न को थोड़ा आज नहीं, पूरी जिंदगी के लिए याद रख लेना है। सबसे जो शुद्ध जल होता है वो वर्षा का होता है। समस्याएं क्या होती है कि जैसे हमारे पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, एक नलकूप, एक कुआं, एक महासागर, एक या हमारे नदियां, तो इसमें हम लोग थोड़ा इमोशनली हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा शुद्ध जो जल होता है वो वर्षा का जल, या वहाँ वर्षा जल लिखा मिल जाए, बारिश मिल जाए, कुछ भी है, तो ये सबसे ज्यादा हमारा शुद्ध जल होता है। ठीक है। वायु क्या है? तो ये एक मिश्रण है। इसमें शायद पूछने की सबसे ज्यादा संभावना बन सकती थी, तो इसलिए मैंने प्रश्न डाला है कि आप लोगों को थोड़ा पता हो कि ऐसा नहीं वहां पर एक यौगिक डाल दिया जाए, एक तत्व डाल दिया जाए, फिर हम लोग कंफ्यूजन हो जाए कि आखिर हो क्या सकता है। तो इसमें 78% नाइट्रोजन हमारे वातावरण में सभी को पता है, 21% ऑक्सीजन है, ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये 1% में सारे सम्मिलित हैं। तो हमारा एक मिश्रण है पूरा। ठीक है। वायु में वायुमंडल की कितनी परतें हैं ये आपको पता होगा, ये 5 परतें हैं। ये हम लोगों को 5 नहीं है, केवल इतना जानना है कि हमारे जो मौसमी घटनाओं पर, वातावरण पर जो प्रभाव छोड़ता है हमको केवल वो समझना है। ये मैंने काउंटिंग के लिए डाल दिया है कि कितनी परतें हैं या कितने भाग। तो ये क्षोभ मंडल बस हम लोगों को पढ़ना है। धोखे से इतना स्तर का प्रश्न जरूर डाला जा सकता था कि हमारे जो हवाई जहाज हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं। तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। वहां पर कोई ऐसी मौसमी घटनाएं होती नहीं है, ना तो बादल चमकते हैं, ना फटते हैं, ना ऐसा वहां कुछ होता है। वहां बिल्कुल सादा रहता है। तो वहां पर हमारे वायुयान उड़ाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मौसमी घटनाएं किस मंडल में? तो ये हमारा सबसे नीचे क्षोभ मंडल में होती है। ये हमारा 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक जाता है। 18 किलोमीटर को क्षोभ सीमा कहते हैं। उसके बाद हमारा समताप मंडल आ जाता है, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये हम लोगों को याद आपको ना रह पाए तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा क्षोभ मंडल और समताप मंडल दिमाग में रखना है कि ये क्या होता है। ठीक है। अब हमारे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है ये हमारे श्री रामदेव मिश्र। इनको हम लोग इसलिए, ये बेसिक सवाल हैं, कुछ हमारे जल के जनक हैं, ऐसे हमारे ये भारतीय है, इसीलिए हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के रूप में श्री रामदेव मिश्र जी को जाना जाता है। ठीक है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है ये समुद्र है। ये सवाल थोड़ा आपको पता होना चाहिए था।
ये सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो समुद्र में पाई जाती है। सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है, आपको वहाँ कितनी वनस्पतियाँ मिलेंगी, कितने जीव जंतु है वहाँ, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर विविधता पाई जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा यदि आपको समुद्र दिखे तो उसी में लगाना है। मनुष्य सोता है, तो मनुष्य शायद इमोशनली करने के लिए आपको डाल दिया जाए कि पहला ऑप्शन आपको डाल दिया जाए कि शाकाहारी, फिर मांसाहारी, और ऐसे प्रश्नों में फंसा सकते हैं हम लोगों को। इसलिए हम लोगों को सर्वाहारी, मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक जमाव के कारण होता है। देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा हीटिंग वाली गैस होती है। इसी यही सबसे ज्यादा हमारी जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करती है, और बाद में इसको ना निकालने के कारण, इसीलिए हमारी ये पृथ्वी का जो वैश्विक तापन बोलते हैं, वो पृथ्वी जो गर्म हो रही है इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हो रही है। और इसी का सबसे ज्यादा घातक प्रभाव हमारे देश पर और विश्व पर देखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित तो करती है लेकिन उत्सर्जित नहीं करती है। अब जब ऊष्मा वहीं रह जाएगी उसी गैस में, तब तो फिर हमारा जो नीचे का वातावरण है, क्षोभमंडल है, वहां पर ये गैसें उपस्थित है, तो उसी का फिर हमारे ऊपर पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको पता होता है। ठीक है, वातावरण में, हाँ ये तो हो गया। किस जंगल को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल हम लोगों को पता होना चाहिए था। ये अमेजन वर्षा वन है, और वर्तमान में इसलिए चर्चा में रहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो ब्राजील की सरकार है और हमारा जो और आसपास के पड़ोसी के देश है, तो वो अपने विकास के चक्कर में इन जंगलों को, इन वनों को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए ये चर्चाओं में रहता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि 79% अमेजन वर्षा वन ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं हमारे विश्व को, इसलिए मानव जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए हमसे संभावना हो सकती है पूछने की। कौन सा भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपको पता होगा दक्षिण में कहाँ पर है। आप लोग ये प्रथम बना था, इसलिए हम लोगों को प्रथम की जानकारी होना चाहिए। ये नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? नौकरेकों की अन्य जो सामान्य हमारे प्रश्नों या परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगी, इसमें ये ज्यादा से पूछा जाता है, तो इसलिए मुझे लगा कि हमको भी जानकारी होना चाहिए। तो ये मेघालय में है। यहाँ पर विशेष तौर पर लाल पांडा पाए जाते हैं, और ये लाल पांडा और हमारे कहीं पाए नहीं जाते, इसलिए एक यूनिक है, तो हमको जानकारी होना चाहिए थी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में। और नंदा देवी चोटी नाम ऐसे से कई प्रकार से चर्चाओं में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि है कहाँ। केवल राज्य की जानकारी। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? एमपी में मंदसौर और नीमच जिले में, दोनों में अवस्थित है, और राजस्थान की सीमा भी लगती है। इसके इसलिए है कि दक्षिण अफ्रीका से जो हमारे यहाँ पे चीते आने वाले थे, अब वहाँ के एक स्तर जो हमारा मान लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका एक लोकल संगठन, उसने विरोध किया है, तो इस पर अब हमारी जो डील थी उसमें थोड़ा समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसलिए कूनोपाल पर में जो चीते लाए गए थे, वहाँ पर जो जन्मे चीते हैं वो यहाँ पर गांधी सागर अभ्यारण्य में लाने की हमारी योजना है। इस वजह से ये चर्चाओं में है, और इसलिए हम लोगों से चर्चा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर अभी ये डिले हो गया है। जो हमारा डील थी चीतों की दक्षिण अफ्रीका से आने वाली थी, इस वजह से चर्चाओं में ज्यादा आ गया है। जलवायु परिवर्तन है, तापमान व मौसमी ढांचे में हुआ दीर्घ आवधिक परिवर्तन। इसका मतलब होता है कि आपके यहाँ का, यदि अभी वर्तमान में देखो हीट वेव की एडवाइजरी बिहार विशेष तौर पर यूपी में कर दी गई है कि जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से दुरुस्त चुरुस्त रखी जाए, क्योंकि इस बार हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा है। तो हीट वेव में आप लोग मान लेते हैं कि आपका एक एवरेज जो तापमान था आपके यहाँ का 25 डिग्री था, ठीक है, लेकिन अब उसमें जलवायु परिवर्तन के कारण उसमें जो परिवर्तन आया है वो 25 से 28 है, और ये बिल्कुल धीरे धीरे आया हुआ अभी हमारा दीर्घ काल तक रहेगा। एक होता है त्वरित प्रभाव, तो त्वरित प्रभाव तो ऐसा है कि हमारा 28 हुआ फिर से 25 हो जाएगा। अब लेकिन ये हमारा तापमान 28 से 25 कभी नहीं होने वाला है। ये धीरे धीरे जब हम लोग बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तो 50 वर्षों में इसको कम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सोचे कि 1-2 वर्ष 5 वर्ष में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो भी दीर्घ आवधिक हमारा परिवर्तन होता है तापमान और मौसमी ढांचे में, यही जलवायु परिवर्तन है। शायद ऐसी परिभाषा हमसे
हो सकती थी चर्चा। ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये कैसे है, ये थोड़ा मिस्टेक है टाइप में, तो ये गैसें हैं, तो आप सुधार लेना जो भी लिखते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये CO2, N2O और CH4, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और ग्रीन हाउस गैसें ही सबसे ज़्यादा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार हैं या उत्तरदायी हैं, ये आपको पता है। शायद धोखे से तीनों गैसें पूछ ली जाए कि कौन सी नहीं है ग्रीन हाउस गैस, तो आपको तीनों याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हमारी मीथेन, ठीक है। वैश्विक तापन या पृथ्वी के तपन के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, मैंने इसके पहले बताया भी है कि सबसे ज्यादा ऊष्मा यही अवशोषित करती है और उत्सर्जित नहीं करती है, इस वजह से हमारे यहाँ पृथ्वी का तापन सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है क्लोरोफ्लोरो CLF, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। आपने जो AC रेफ्रिजरेटर ये लोग चलाते होंगे तो इससे सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। इसीलिए हमारे देश में ग्रीन एनर्जी या ग्रीन हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। और ये भी आग्रह किया जाता है कि जो भी हमारे AC यूज करते हैं वो एक नॉर्मल टेम्परेचर 24 डिग्री पर उपयोग करें। तो आपको ओजोन परत, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं जो हमारे यहाँ पर स्किन का कैंसर बनाती है, तो ये वहाँ जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा संभावना बन रही है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, और वहाँ से यहाँ पर यदि अल्ट्रावायलेट सूर्य की किरणें जो घातक होती है मनुष्य की स्किन के लिए, तो इसलिए ये हम लोगों की चर्चाओं में हमको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संबंधित है? ये 48A है, ठीक है। राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करे, ठीक है। 51 जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, भाग 4A का जो हमारे कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, उसका जो अनुच्छेद 51A है उसका G भाग हम लोगों को कहता है कि राज्य के नागरिकों का एक कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें और संवर्धन करें, ठीक है। लेकिन दोनों में कोई ऐसी कंपलसरी कोई मौलिक है नहीं, मतलब हम लोगों को फंडामेंटल राइट में डाला नहीं गया है, तो ये केवल एक नैतिक उत्तरदायित्व है। यदि कर सकते हैं हम लोगों को तो करना है, बाकी यदि हम लोगों की इच्छा नहीं है तो हम लोग बिल्कुल उसका नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1986 में है। और इसके पहले आप लोगों ने कई सुने होंगे, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट और जल संरक्षण, ये हम लोगों के सारे इसी से संबंधित हैं। तो पर्यावरण संरक्षण विशेष तौर पर याद रखना, ये 1986, ये बार बार पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में, तो आप लोग ये जरूर याद रख लेना है, ठीक है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सबसे बड़ा मतलब एक आप लोग मान लेते होंगे कि जो ट्रिब्यूनल होता है, अभी आपने वक्फ बोर्ड में सुना होगा कि कोई भी ऐसा यदि विवादित केस होता है तो वो ट्रिब्यूनल में जाके जो वक्फ बोर्ड का है वहां पर अपील कर सकते थे, वहां पर इन सारे विवादों का निपटान होता है। और ट्रिब्यूनल का मतलब होता है त्वरित न्याय, कि जल्दी से जल्दी किसी भी मुद्दे पर न्याय किया जाए। तो ऐसे ही ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा एक न्यायिक संस्था है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका दिल्ली में स्थापित है ये। तो आपको NGT का फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, ये आपको पता है 1973 में है, और एक कहाँ हुआ था, कौन इससे संबंधित थे, ये भी आपको पता है। भारत का जल पुरुष कहा जाता है, ये राजेंद्र सिंह है, उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसलिए आप लोगों को अभी जल का सबसे बड़ी हमारा मतलब चुनौतियां या समस्या आने वाली है आने वाले भविष्य में। तो जल संरक्षण के संबंध में हम लोग ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं कि भारत का जल पुरुष कहा जाता है, और एक ऑब्जेक्ट टाइप में प्रश्न है, और JCO के स्तर से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको पता है। लेकिन हम लोगों की थोड़ा नजर जो हम लोगों को रखनी है वो 2 कदम इसलिए आगे रखनी है कि कुछ भी पैटर्न बदल के आगे कैसे भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, जो क्योंकि हम लोगों एक बार तो अभी ये बदलाव का सामना कर ही चुके हैं इंटरव्यू 2025 में, कि 2024 तक एक सरल इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन 2025 में उन लोगों ने एकदम से पैटर्न बदल दिया। तो ऐसे ही अब हम लोगों को 2 कदम आगे चल के तैयार होना है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा कौन है, वो कहाँ से संबंधित है? ये उत्तराखंड से और पर्यावरणविद हैं। यही सुंदरलाल बहुगुणा आप लोगों ने
जो आप अभी देखे होंगे चिपको आंदोलन, ये वहीं पर हुआ था शुरू, आपको पता हो, ये वहीं उसी से संबंध है चिपको आंदोलन से। अब हमारा यहाँ पर खत्म होता है 25 सुपर 25। अब एक आप लोग विश्व पर्यावरण दिवस का प्रश्न इसी में जोड़ लेना है लास्ट में, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस हमारे साथी को पता होगा और जो हमारी पूरी क्लास करता है, तो मैंने बोला था कि कई ऐसी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम लोग बाद में करते हैं। तो विश्व पर्यावरण जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था हमारा यूएन द्वारा, तो वहाँ पर पर्यावरण 5 जून को ही सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, तो उसी को हम लोग विश्व पर्यावरण के रूप में मनाते हैं। तो 5 जून की तारीख विशेष तौर पर याद रखना है। ये बहुत ऐसा लेवल का प्रश्न बनता है कि जो जेसीओ में पूछा जा सकता है। तो आपको 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये विशेष तौर पर। अब हमारा ऐसा कोई प्रश्न बचा नहीं है जो पर्यावरण से संबंधित और बेसिक पर हो। अब जितनी भी घटनाएं हम लोग देखेंगे वो सारी घटनाएं हम लोग करंट के बेस पर इसको कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।